हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियोस में आपके पास हमने पढ़ा मैट्रिक्स मेथड, जो कि आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। उस पर आधारित आपके पास एक्सरसाइज है 4.6, जो कि इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे आपके पास। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया और बाकी आपके पास कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास। ठीक, तो जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके पास है इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन जो आपके पास होंगे आपके पास जो हमने जितना भी आपके पास इस चैप्टर में या इससे पहले वाले चैप्टर मैट्रिक्स में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए आपके पास शुरुआत करते हैं आपके पास एक्सरसाइज की। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो आने वाले जो चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हों उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं आपके पास। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपको ऐसे आपको प्रूफ करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है, ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब ये इसकी जो वैल्यू होगी क्या थीटा से स्वतंत्र होगी आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। आपको करना क्या होगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और हमें देखना होगा कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आए वो क्या हो, थीटा से स्वतंत्र। तो सीधे सिंपल देखो आपके पास सॉल्यूशन के लिए मैंने इसकी वैल्यू निकाली आपके पास। मान लिया आपके पास ये डेल है, इसकी वैल्यू क्या है, डेल। डेल इक्वल टू है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन कॉस थीटा वन एंड एक्स। ये मैंने मान लिया, इसको मैंने इसकी वैल्यू को मैंने माना डेल। तो ये हमको जो डेल की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होना चाहिए, थीटा से स्वतंत्र। तो R1 के अकॉर्डिंग हमने ज़्यादातर बस इसका एक्सपेंशन किया, तो मैं इस बार भी वही कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 की जो 3 एलिमेंट है उसके अलोंग इसका विस्तार करते हैं तो क्या मिलता है आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास मालूम है एलिमेंट आपके पास कितना है, एक्स। तो हो जाएगा R1 एक्स। आपको मालूम है क्या करते हैं, जिसमें ये एक्स है उस रो उस कॉलम को हटा देंगे तो आपके पास बचेगा ये -1 और एक्स। ये गुणा होगा, इससे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस से गुणा होगा तो -1। ये कुछ इस प्रकार में। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट हो जाएगा साइन थीटा पर। आपको मालूम है पहला पॉजिटिव दूसरा क्या आता है नेगेटिव, यानी साइन थीटा। इसी प्रकार जिस रो और जिस कॉलम में साइन है उस साइन थीटा उसको हटा देंगे तो यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो बच रहा है साइन थीटा वन कॉस थीटा एक्स। तो एक्स गुणा होगा इससे तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा, बीच में माइनस, फिर कॉस से गुणा तो माइनस कॉस थीटा। ये इस प्रकार से लास्ट एलिमेंट आपके पास प्लस कॉस थीटा, और वही जिस रो और जिस कॉलम में था इसको हटाएंगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा गुणा होगा वन से तो माइनस साइन थीटा, बीच में आना था माइनस, फिर ये होगा माइनस एक्स इंटू कॉस, तो माइनस का प्लस एक्स कॉस थीटा। ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या मिल रहा है, जब सिंप्लीफाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हो जा रहा है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये माइनस साइन थीटा इससे गुणा होगा तो जब माइनस साइन इसका प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ इस प्रकार का साइन स्क्वायर, फिर ये माइनस इसे भी जुड़ा होगा तो माइनस इसका प्लस और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो ये हो जाएगा, तो देखो साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इन दोनों में आपके पास एक्स कॉमन है तो आपके पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों से मैंने एक्स कॉमन लिया ये वाले टर्म से इस वाले से, तो आपके पास क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आपको मालूम है ये वैल्यू क्या होती है 1। ये अगर 1 होगा तो बच जाएगा केवल एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पास क्या मिल रहा है माइनस एक्स क्यूब, और जो कि क्या है विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। जो मुझे डेल की जो वैल्यू मिली है वो क्या है, थीटा से स्वतंत्र है। और यही हमें ये करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन सिंपल ही है, बस आपको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते कैसे हैं। कहीं पर अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर्टी से उसको पहले सरल भी कर सकते हो तो सरल करना चाहो तो कर सकते हो आपके पास। ठीक है, पर यहाँ पर ये डायरेक्ट ही हो जाए तो ज़्यादा सरल आपके पास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। हमें इस डिटरमिनेंट का क्या करना है, एक्सपेंड नहीं करना है किसी भी डिटरमिनेंट को। ऐसे नहीं कि आपने LHS को एक्सपेंड किया RHS को एक्सपेंड किया, नहीं, यहाँ क्या रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग। ये आपके पास लिख दिया गया है कि आपके पास विस्तार नहीं करना है, और आपको क्या प्रूफ करना है, ये डिटरमिनेंट क्या होगा इसके बराबर होगा। ये हमें आपको सिद्ध करना है आपके पास। ठीक है, तो देखिए आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है भी। तो ऐसे क्वेश्चन हमने जो 4.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने किए हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आधारित है। देखें, तो सॉल्यूशन के दौरान तो मुझे सिद्ध करना है कि ये डिटरमिनेंट जो होगा इस डिटरमिनेंट के बराबर होगा। मुझे एक्सपेंड नहीं करना है।
एक्सपेंड करना है कि अगर नहीं लिखा हो तो आप चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल लो और इसकी वैल्यू निकालो, दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाते हैं, ठीक है। पर इसने कहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम उसको एक्सपेंड करें। तो मैंने कहा आपके पास, मैंने कहा लेट, ये जो है डेल मैंने मान लिया क्या है, इस तरफ जो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए एंड ए, ये कुछ इस प्रकार से आपके पास जो डिटरमिनेंट एल एच एस का था उसको मैंने क्या मान लिया, वो मैंने मान लिया वो क्या है, डेल है। तो मुझे प्रूफ करना होगा कि ये जो डिटरमिनेंट है वो इसके बराबर होने वाला है, यानी मैं इसमें कुछ ऑपरेशन ऐसे लगाऊंगा कि वो क्या बन जाए, ऐसा बन जाए, ठीक है। तो देखो एक बार, उससे पहले अगर जब गौर से देखें तो पहली रो को जरा गौर से देखो। पहली रो में ए स्क्वायर ए इंटू ए के साथ क्या आ रहा है, अगले आपके पास कॉलम में एलिमेंट है ए स्क्वायर, पर इसमें ए नहीं है। ऐसे कुछ दूसरे में भी हो रहा है, बी स्क्वायर, यहाँ पर बी नहीं है, सी स्क्वायर, यहाँ पर सी नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ बताइए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ए आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, ए आ जाए, यहाँ पर बी आ जाए, यहाँ पर सी आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, या तो इस पूरे रो को क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई, तब जाके क्या होगा, ए आएगा। ऐसे ही जब मैं यहाँ पर अगर पूरे सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मिल जाएगा ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी, और यहाँ पर जब मैं सी से मल्टीप्लाई करूँ क्या होगा, ए बी सी। पर आपने पढ़ा है कि जब भी हम किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से या किसी कांस्टेंट से, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करता है फर्स्ट रो को, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, वो ए टाइम्स हो जाती है क्या, डिटरमिनेंट की वैल्यू के, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे तो क्योंकि प्रूफ करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसके बराबर हो, मुझे इसमें कोई अन्य परिवर्तन नहीं करना, तो मैं ऐसा परिवर्तन करूँगा जिसके आधार पर इस डेल के मान पर कोई भी परिवर्तन ना हो, मतलब जितना मैं मल्टीप्लाई करूँ उनसे डिवाइड भी करना हो। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ए बनाने के लिए, यहाँ पर बी बनाने के लिए, यहाँ पर सी बनाने के लिए, तो पहली रो को ए से मल्टीप्लाई, दूसरी रो को बी से, तीसरी रो को सी से मल्टीप्लाई। पर मैं चाहता हूँ कि इसके मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, जितने से मल्टीप्लाई करूँगा उतने से क्या करूँगा, डिवाइड भी करने वाला हूँ। के पास देखो मैंने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 R2 एंड R3 with A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या किया, R1 R2 और R3 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, A B और यानी R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से। मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास किसी रो या किसी कॉलम को, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी गुना हो जाती है। मैं चाहता था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी गुना ना हो, तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। मैं ऐसा इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ ये करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ही ये होनी चाहिए, यानी इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके मान पर प्रभाव पड़ जाता, अगर मैं चाहता हूँ कि वो उसके मान पर प्रभाव ना पड़े तो जितने से मल्टीप्लाई को उतने से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो देखो डेल को इक्वल टू हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई वाला तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, ऐसे ही बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, ऐसे सी स्क्वायर सी क्यूब एंड ए बी सी। अब ये तो मल्टीप्लाई वाला, एक मल्टीप्लाई हो गया, बी मल्टीप्लाई हो गया, सी मल्टीप्लाई हो गया। इस वाले में देखिए ए मल्टीप्लाई हो तो ये, बी मल्टीप्लाई तो ये, और सी मल्टीप्लाई तो ये। अब डिवाइड वाले भाग को मैंने नीचे रख दिया, ये हो जाएगा ए बी एंड सी। तो ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला का केस ये हो गया। अब आपको पता चल रहा है, देखो जो थर्ड कॉलम है उसमें ए बी सी क्या है, कॉमन फैक्टर के रूप में आया है। तो मैं क्या करूँगा, उसको आपके पास कॉमन ले लूँगा। देखो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर है ए बी सी फ्रॉम C3। जो तीसरा कॉलम है इसमें आपके पास एक एलिमेंट ए बी सी एक है, कॉमन फैक्टर के रूप में आया हुआ है, जिसको हम कर सकते हैं कॉमन भार ले सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी, और यहाँ बच गया ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 और सी स्क्वायर सी क्यूब 1। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेल इक्वल टू ये आपके पास हो गया। अब देखें तो ये थोड़ा बहुत क्या है, इसकी तरह ही है आपके पास, जो आपको प्रूफ करा ना उसी के जैसा है, बस क्या है, पंक्तियों का परिवर्तन है। क्या है, पंक्तियों का परिवर्तन। तो आप क्या करेंगे, देखो मैंने कहा आपके पास सबसे पहले मुझे ये 1 जो था वो यहाँ पर लाना है। तो आपके पास क्या कर दिया कि मैंने पहले C1 C2 और C3 का इंटरचेंज किया। ध्यान देना, C2 और C3 का क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक, तो आपके पास, आपको मालूम है जब भी इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाए। जब भी हम दो पंक्तियों दो कॉलम का आपके पास इंटरचेंज करते हो, डेल के मान में परिवर्तन होता है, क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से
A2 B2 C2 यहाँ हो जाएगा 1 1 1 और इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा A3 B3 C3। देखिए इसका जो थर्ड कॉलम है लगभग वैसे कॉलम भी ऐसे ही बन गया है, तो ये -1 बाहर आ गया है। मैंने ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप दो पंक्तियों या दो कॉलमों का परस्पर विनिमय करें तो उसके चिन्ह में क्या आता है, उसके चिन्ह में आपके पास उसके मान में केवल चिन्ह का परिवर्तन हो गया है। ठीक है, पहले पॉजिटिव था आपके पास, मतलब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब अभी मान लो इसके बाद पॉजिटिव मान, तब क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद इसी प्रकार जब हम दोबारा अप्लाई करते हैं इसी प्रकार से, मैं चाहता हूँ ये वन, क्योंकि मुझे ऐसा प्रूफ करना तो ये अपना भी मिल जाएगा, तो मैं अप्लाई करूँगा C1 और C2 का। अब इसमें लगा रहे हैं ऑपरेशन, ध्यान देना इसके बाद का स्टेप ये है। अब ये ऐसा कुछ मिल गया है, तो जब मैं C1 और C2 का परस्पर जो विनिमय है उसको करता हूँ, देखो क्या मिलेगा, डेल इक्वल टू, अब मुझे मालूम है एक माइनस यहाँ पर आया, अब जब इन दोनों का भी इंटरचेंज होगा तो माइनस एक और बाहर आएगा तो जाएगा -1 का स्क्वायर, और बन गया आपके पास 1 1 1 A² B² C², A³ B³ C³। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास मिल रहा है, और आपको मालूम है -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। यानी आपके पास जो डेल ये था, ये इक्वल टू क्या मिल गया, आपके पास जो प्रूफ करने के लिए था वो आपको प्राप्त हो गया है। तो सिंपल सा आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई किया, उसके बाद आधार पर हमने प्रूफ किया आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन में बस आपको ये याद रखना है, 2-3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ हुई है। देखो पहले तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, मल्टीप्लाई जब आप किसी रो या किसी कॉलम को करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतनी गुना हो जाती है जितने से मल्टीप्लाई करो ना। जैसे मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होता है, ए से गुना हो जाता, ऐसे बी से फिर सी से था। तो यानी आपके पास अगर मैं गुणा करता केवल तो ए बी सी गुणा ऑफ डेल मिलता मुझे। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये ए बी सी जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको ना आए, तो मैंने क्या करता उतने से डिवाइड भी कर दिया आपके पास। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ही ये होनी चाहिए। तो इसके मान, ये जो कि डेल मैंने लिया है, इसके मान पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो मैंने जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड भी किया, ये आपके पास मिल गया। ठीक, तो इसके बाद कॉमन आया था ए बी सी इधर, उसको उभयनिष्ठ लेके कैंसिल कर दिया। तो जो मिल रहा है ये लगभग कुछ ऐसा ही है, बस केवल कॉलमों का आपके पास विनिमय करना पड़ा बाकी है। ठीक है, और जब भी आप दो पंक्तियों या दो कॉलम का परस्पर विनिमय करते हैं तो डेल के मान में ऋण का अंतर यानी चिन्ह का अंतर आता है, तो ये हो जाएगा माइनस। जैसे मैं पहले दूसरे और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो आगे जाए आगे माइनस, ऐसी। इसके बाद जब मैं डेल की में आपके पास ये जो नया डेल मिला था इसमें C1 और C2 के मान जो कॉलम है उनको इंटरचेंज करता हूँ तो एक और -1 बाहर आएगा, तो -1 का स्क्वायर हो गया, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, +1 हो जाता है। ठीक, तो यानी आपके पास केवल ये बच रहा है, और यही क्या है आपके पास RHS के रूप में आपके पास प्रूफ करना था। आप इजीली इसको कर सकते हो आपके पास। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन सिंपल ही है आपके पास, उसको डायरेक्ट आपको प्रूफ करना, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी, कैलकुलेट कर लोगे बस। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास देखो, दे रखा है कि ए बी सी क्या है, 3 रियल नंबर आपके पास, 3 क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, और डिटरमिनेंट दे रखा है डेल इक्वल टू ये। तो आपको प्रूफ करना है कि इसके लिए, इस डिटरमिनेंट के लिए आपके पास a + b + c = 0 होगा, अथवा a = b = c आपके पास होने वाला आपके पास। ठीक है, तो देखो जो ये दिया हुआ क्वेश्चन आपके पास है, तो इसके आधार पर हमें क्या सिद्ध करना है, ये डिटरमिनेंट ये दे रखा है और ये इक्वल टू बस दे रखा है 0। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हुए हमको क्या प्रूफ करना है कि हमें प्रूफ करना है कि a + b + c = 0, आइदर ये इक्वल टू 0 या फिर क्या होगा a = b = c आपके पास, मतलब यानी जो तीनों रियल नंबर है वो क्या हो, इक्वल हो आपके पास। ठीक है, तो ये जो है ये इक्वल टू अगर 0 होता है तो उसको हमें सिद्ध क्या करना है कि a + b + c = 0 या फिर a = b = c, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो डिटरमिनेंट दिया है ये आपके पास आगे एक्सरसाइज में भी यूज़ हुआ है। तो हमारे पास जो दिया हुआ डिटरमिनेंट है वो है वी हैव डेल इक्वल टू b + c, c + a, a + b, c + a + b, b + c, और ऐसे ही a + b, b + c, c + a, ये डिटरमिनेंट है। अब इक्वल टू 0 तो हम बाद में यूज़ करें, पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा और इसका इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे जो सिद्ध करना वो ये है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले इसका विस्तार करने से पहले इसको थोड़ा सरल किया। तो क्योंकि आपके पास हमने ना मेन एक्सरसाइज 4.2 में भी किया है, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही किया था। हमने क्या करें, देखो ए बी और सी जो 3 आपके पास रियल नंबर है उनसे मिलकर ही बने आपके पास। अगर मैं बात करूँ पहले रो की, तो पहले रो में आपके पास a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है। इसी प्रकार से ऐसे कॉलम में भी है। तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया R1 में, मैंने ऑप्शन लगाया R1 में R2 को जोड़ा, एक ऑप्शन था
दूसरा ऑप्शन था कि R3 को भी जोड़ दिया। तो मैंने कहने का अर्थ है पहले रो में पहला, दूसरा और तीसरा जो तीनों की तीनों के पास रो है उनको जोड़ दिया। देखो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो इसमें ये जुड़ेगा, तो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कुछ ऐसा आएगा। ऐसे ही यहाँ भी मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे ही 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलेगा। बाकी सारे टर्म वैसे ही। तो ये आपके पास मैंने बाकी टर्म वैसे रख दिए। अब इसके बाद देखिए, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। बस हम क्या करेंगे इसके बाद, ये जो उभयनिष्ठ भाग है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देखो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट वही हैं, तो हम क्या करेंगे उसको कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन आउट 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 से हम इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो मिलेगा डेल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और आपके पास बच गया 1 सी प्लस ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी प्लस सी, 1 बी प्लस सी प्लस ए। ये कुछ ऐसा मिलेगा। और आपको मालूम है जैसे ये कुछ ऐसा प्राप्त होता है तो हम किस में चेंज करते हैं इसको, इजीली हम कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं 1 0 0 में इसको चेंज कर देंगे। तो आपके पास देखिए उसके लिए क्या करेंगे, इस 1 की मदद से इसको भी 0 इसको भी 0, मैंने क्या किया इसमें ऑपरेशन लगा दिया, C2 में माइनस किया C1, और इसी प्रकार से C3 को मैं भी माइनस कर दिया C1 को, मतलब सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट है उनमें से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को माइनस किया, और ऐसे ही थर्ड कॉलम के में से फर्स्ट कॉलम कोई एलिमेंट्स को माइनस किया। देखो क्या प्राप्त होता है। तो जब ये ऑपरेशन लगेगा तो क्या मिलेगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देखो ऑप्शन लगेगा तो पहले कॉलम में तो कोई ऑपरेशन नहीं, तो पहला कॉलम वैसे हो जाएगा 1 सी प्लस ए प्लस बी। अब जरा देखिए, तो सेकंड रो जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट उसमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट माइनस करना, तो 1 - 1 हो गया 0 करस्पॉन्डिंग। अब ए प्लस बी से सी प्लस ए को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ए तो हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा बी माइनस सी। ऐसे जब इसमें से इसको माइनस करें तो देखो क्या होगा, जो ये आपके पास भाग है इसमें बी से बी कैंसिल हो जाएगा, पास बचेगा सी माइनस ए, ये कुछ ऐसा मिला, ठीक। और ऐसे ही आपके पास आगे देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा पास, इसमें भी करना है C3 में से C1 को माइनस, तो 1 - 1 हो गया 0, बी माइनस सी से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए बी माइनस सी से, तो सी से कैंसिल बी माइनस ए, और ऐसे ही लास्ट वाला पास हो जाएगा इस सी माइनस ए से इसको माइनस करने तो हो जाएगा ए से कैंसिल, तो सी माइनस बी। ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है आपके पास, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा मिलेगा। अब मैं क्योंकि पहले कॉलम पहली पंक्ति में आपके पास क्या हो गया 1 0 0 मिल चुका है, तो मैं इसको पहले कॉलम के अंदर इसका विस्तार कर दूंगा तो क्या मिलता है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो क्योंकि ये सारे एलिमेंट 0 है तो 1 टाइम्स ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी, और ये गुणा इधर हो तो माइनस के साथ सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब बाकी टर्म 0 है तो 0 को मैं लिख नहीं रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से मिल रहा है, ठीक। जब सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो पास तो क्या होता है, तो सिंप्लीफाई करें तो गुणा होगा तो हो जाएगा बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आपके पास ये माइनस का प्लस ये भी बी सी। मल्टीप्लाई करने तो बस देखो ये मल्टीप्लाई से होगा तो बी सी तो हो रहा है आपके पास, फिर आगे से माइनस भी तो माइनस बी सी। ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस सी ए और माइनस का प्लस सी ए, और ऐसे ये मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस ए बी, और ये भी हो जाएगा, इसने वैसे माइनस माइनस का प्लस 1 था पर आगे से माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए क्या मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और जब इसको सिंप्लीफाई करने तक सिंपली हुआ देखो ये और था माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और साथ में आ रहा है प्लस, देखो ए बी भी है, ठीक। अब इसमें एक बी सी से एक बी सी कैंसिल हो जाएगा, वो पास हो जाएगा प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी ए। तो ये कुछ मुझे ऐसा प्राप्त हो रहा है। इसमें अगर माइनस उभयनिष्ठ लेते तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी
माइनस सी ए। तो ये मुझे मिला डेल की वैल्यू। अब क्योंकि कंडीशन आपके पास दिया हुआ, देखो इफ़ जो डेल इक्वल टू जीरो जो कंडीशन दी थी मैं आपको, जिस हिसाब से आपके पास अगर वो सारणिक का मान जीरो होता है तो उस टाइम पर मुझे चेक करना आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, या फिर अगर ये इक्वल टू जीरो होता है तो यानी आपके पास सिंपली हो जाएगा, यानी ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये जो आपने कैलकुलेट किया ये इक्वल टू जीरो, मतलब आपके पास यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो। अगर डेल की वैल्यू जीरो मतलब इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और इससे क्लियरली बात आपके पास पता चलता है, अगर ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो है तो या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, या फिर ये इक्वल टू जीरो है। तो इससे तो ए पहला भाग तो मिल जा रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आइदर, या फिर इसकी मदद से हमको मिलेगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखो किस प्रकार से प्राप्त होता है। अगर डेल इक्वल टू जीरो मतलब ये इक्वल टू जीरो, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है इम्प्लाइज दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। भाई ये जीरो होने का कंडीशन क्या है, या तो ये वाला टर्म जीरो होगा, ये वाला टर्म, यानी ये इक्वल टू जीरो, या फिर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो। तो पहला भाग तो ये प्रूफ करना था आपके पास कि जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो कब होगा, या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, या तो आइदर ये होगा। अब इसको प्रूफ करना है, जो दूसरा पार्ट था उसमें था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना चाहिए। उसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको पूरे को दो से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे क्वेश्चन टू से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए इक्वल टू जीरो। कर सकते हैं, मैंने पूरे उसको मल्टीप्लाई कर दिया टू से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पास थोड़ा ध्यान देना के पास, टू ए बी है तो ए और बी वाले के साथ में ले रहा हूँ। मैंने ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर को ले लिया और बी स्क्वायर से भी एक बी को स्क्वायर को ले लिया, और ये जो टू ए बी था उसके साथ मैंने लिख दिया टू ए बी। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे। अब ध्यान देना, अब एक ए बच गया और टू सी बचा, तो मैंने एक ए स्क्वायर को लिया, एक सी स्क्वायर को लिया और साथ में ले लिया माइनस टू ए सी, और इसी प्रकार से एक बी बचा और एक सी बचा, क्योंकि यहाँ टू था ना, एक बी तो मैंने यहाँ यूज़ कर दिया और एक सी यहाँ पर यूज़ कर दिया, तो एक बी और एक सी बच गया, तो उसको मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस टू बी सी के साथ ले लिया तो इक्वल टू ज़ीरो। तो मुझे पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वल टू ज़ीरो है तो इसके आधार पर देखो कॉज देन ये इक्वल टू जीरो तब हो सकता है जब ये भी जीरो रहा होगा और b माइनस सी स्क्वायर ये भी जीरो रहा होगा और c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ये जीरो रहा होगा। और इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस पहले वाले कि ये इक्वल टू जीरो होना, क्योंकि भाई ये पूरा, अगर मुझे ये पूरा टर्म जीरो होना चाहिए मतलब इसको भी जीरो होना है, इसको भी जीरो होना है, इसको भी जीरो होना है। तो ऐसा तभी संभव है जब a इक्वल टू बी रहा होगा, इससे मिलेगा, अगला मिलेगा b इक्वल टू सी रहा होगा, या फिर c इक्वल टू ए, या सिंपली हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहा होगा। तब जाके ही क्या मिलेगा, ये जो टर्म था इसके साथ मल्टीप्लाई में डेल की वैल्यू में ये जीरो रहा होगा आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा आपके पास है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए आपके पास। ठीक, आपके पास एक्सरसाइज का पाँचों क्वेश्चन आपके पास है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए कि इफ़ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए के बारे में बताया कि वो शून्य नहीं है, तो आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक डिटरमिनेंट के रूप में दिया है और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको मालूम है कैसे निकालते हैं आपको। ठीक है, तो करना क्या होगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, वो इक्वल टू जीरो रखना है और उसका सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपके पास। ठीक है, तो देखो के पास सबसे पहले इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 और एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन के रूप में दिया हुआ आपके पास। ठीक है, तो मुझे इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, मतलब अब ये तो यहाँ तो डिटरमिनेंट पर आपके पास यहाँ पर वेरिएबल के रूप में कौन है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू कुल मिला के मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब निकालने का तरीका क्या है, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, पर वो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन के आगे ज़्यादा जाएगी।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले सरलतम रूप में लिखने के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ मैं आपके पास कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का यूज़। तो देखिए बस क्वेश्चन आपके पास मेन एक्सरसाइज में भी था इस प्रकार का 4.2 में, पर वहाँ पर इक्वेशन में देखे कहा गया था केवल कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालिए, तो हमने बाई प्रॉपर्टीज निकाला था आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ एक्स प्लस ए, एक्स और एक्स, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम में है। तो मैंने क्या किया, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। पहली जो आपके पास रो है उसमें दूसरी और तीसरी रो तीनों को जोड़ दिया है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब ये एलिमेंट के साथ ये एक्स और एक्स जुड़ेगा तो ये एक्स प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस ए। ऐसे कुछ यहाँ पर भी होगा 3x प्लस ए और ऐसे 3x प्लस ए, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं, वो ऐसे रहेंगे एक्स प्लस ए, एक्स और एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये इस प्रकार से ये समीकरण कुछ ऐसा प्राप्त हो गया इस ऑपरेशन के बाद। अब मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि पहला जो कॉलम है, पहली जो रो है उसमें कुछ उभयनिष्ठ है। तो मैंने क्या किया, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन था 3x प्लस ए फ्रॉम R1। तो मैंने R1 से जो R1 के जो एलिमेंट है उसमें आपको मालूम है कि 3x प्लस ए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मैंने क्या किया, उसको उभयनिष्ठ ले लिया, तो हो जाएगा 3x प्लस ए और आपके पास बच गया 1 1 1 और यहाँ बच गया एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को जब ऐसा हो गया और जैसे आपके पास किसी पंक्ति या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 1 1 हो जाते हैं, तो हम अब कोशिश करते हैं कि अधिकतम स्थानों में यानी मैक्सिमम प्लेसेस क्या हो जाए आपके पास 1 से हट के 0 0, मतलब मैक्सिमम प्लेस में हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी ऑपरेशन की मदद से। आपके पास देखो कैसे करेंगे आपके पास। तो अब मुझे करना आपके पास है कि मैं ये जो फर्स्ट रो में जो 1 1 1 बना है इसको 1 0 0 में चेंज करूँगा। तो इसको 0 बनाऊंगा मैं इस 1 की मदद से, किस में, C2 में। तो मैं अप्लाई करूँगा C2 में, माइनस कर दूंगा C1 के एलिमेंट को, मतलब C2 के जो एलिमेंट्स हैं 3, उनमें माइनस करना है C1 के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही C3 में भी इसको भी मैं 0 बनाना चाहता हूँ, ये हो जाएगा C3 माइनस C1। तो आपके पास मिलेगा 3x प्लस ए। अब देखें भाई फर्स्ट कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं, वो वैसे उधर जाएगा 1x और x। सेकंड को देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। जब इसमें से ये माइनस होगा, देखो आपको क्या C2 के एलिमेंट में C1 को माइनस करना है, तो सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट, तो x प्लस ए माइनस एक्स करेंगे तो केवल क्या बचेगा a, और जब x माइनस एक्स करेंगे तो क्या जाएगा 0। ऐसे ही कुछ देखो C3 में भी करेंगे, C3 में से C1 के एलिमेंट माइनस हो 0, x माइनस एक्स 0 और x प्लस ए से x माइनस तो केवल a। तो आपके पास केवल ये बच रहा है जिसको मैं इजीली विस्तार किसका कर सकता हूँ। तो मैंने किसको एक्सपेंड कर दिया अलोंग R1 के अंदर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस है, जब इसका विस्तार करेंगे देखो पहला अभी है 1, गुणा कैसे करते हैं आपको मालूम है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 के हिसाब से हटाएंगे तो हो जाएगा a इंटू ए हो गया a स्क्वायर माइनस 0। फिर अगले दोनों एलिमेंट क्या हैं 0, तो उसको 0 लिख दिया और इक्वल टू 0। तो मुझे बच रहा है, मेरे पास बच रहा है a स्क्वायर यहाँ से बच गया इंटू 3x प्लस ए इक्वल टू 0। अब देखो ये एक इक्वेशन मिली है। अब क्योंकि आपके पास अब ये इक्वल टू 0 तब रहा होगा जब या तो a बराबर 0 रहा होगा, 3x प्लस ए बराबर, भाई ये इक्वेशन 0 कब होगी, इक्वल लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, जब आइदर a इक्वल टू 0 या फिर 3x प्लस ए इक्वल टू 0। पर आपके पास दे रखा है क्योंकि आपको दिया है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है इम्प्लाइज यानी a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a स्क्वायर का मान भी 0 नहीं होगा। तो यानी आपके पास क्या मिल गया, आपके पास मिल रहा है 3x प्लस ए इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की मदद से मुझे क्या मिल गया, 3x प्लस ए इक्वल टू 0। क्योंकि भाई ये पूरा इक्वेशन 0 तब होगा, वो डिपेंड करता है या तो a स्क्वायर 0 हो जाए या 3x प्लस ए इक्वल टू 0 हो। पर मुझे मालूम है क्योंकि a 0 नहीं है तो उसका स्क्वायर भी 0 नहीं होने, मतलब a स्क्वायर का मान 0 नहीं होगा। यानी सीधे सीधा अर्थ हो गया कि 3x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा। तो इससे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस ए, या फिर हम लिख सकते हैं यानी x इक्वल टू आपके पास इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू माइनस ए अपॉन 3। तो ये है आपके पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सिंपल से क्वेश्चन आपके पास शुरू के ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, आगे भी आप देखेंगे तो कुछ एक्सरसाइज 4.2 से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके पास एडजॉइंट और आपके पास
जो इन्वर्स मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ।